आते हैं अंदर से एक सवाल हर बच्चे के मन में होता है, और वो सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला सवाल है कि आपके ये जो एजुकेशन है इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है। हम ये जो एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप एमएससी के बच्चे हैं, आप बोर्ड से पीजी कर रहे हैं, ठीक है, आपका सबका अपना अपना लक्ष्य निश्चित रूप से है, और वो लक्ष्य आपने तय कर रखा है अपने दिमाग में कि मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ये अध्ययन कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आप सभी इंश्योर हैं इस मामले में कि हमारा एक टारगेट बिंदु है जिसको प्राप्त करने के लिए हम अध्ययन करें? निश्चित रूप से सबके पास तय है। पीजी के बच्चे, मैं आपसे इंडिविजुअली जानना नहीं चाहूंगी कि आपका वो लक्ष्य क्या है, लेकिन कहना ये चाहूंगी कि निश्चित रूप से हर एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि दिशाहीन एजुकेशन जो है किसी काम की। एजुकेशन के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है जिस पे हम आज बातचीत करना चाहेंगे वो है अपने जो यथार्थ व्यवहारिक जीवन है, अपना प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें हम कितना जानते हैं, क्या सोचते हैं, और किसी के लिए हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि बेटा आज आप अपने मदर फादर के साथ रहते हैं और आपके जीवन में स्ट्रगल जैसी कोई चीज नहीं है। आज आपका जो स्ट्रगल है वो केवल एजुकेशन के साथ है, आपका शिक्षा के साथ संघर्ष है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीवन एक ऐसा मार्ग है जिस पर अनेकों हजारों ऐसी अड़चनें बाधाएं आएंगी, क्योंकि स्मूथ लाइफ होती नहीं है। और संघर्ष के उस दौर में जब आपको स्वयं को निर्णय करना होगा कि क्या करना है, बहुत सी ऐसी विपदाएं, बहुत सी ऐसी बातें आपके जीवन में होंगी, क्योंकि मदर फादर के रहते जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ उन सब चीजों से हमारा वास्ता नहीं होता है, हम उन चीजों को जानते ही नहीं, उसके बारे में सोचते ही नहीं। मैं कहना क्या चाहती हूँ बेटा कि यहाँ सबसे जरूरी जो चीज है इस कॉलेज में आने के बाद, तो आपका सिलेबस सेकेंडरी मैटर है। जो सबसे प्राइमरी मैटर है वो ये है कि आपको आपके व्यवहार को कैसे बनाना है, किसी के साथ आपको कैसे रिलेशन बनाने हैं, कैसे रिलेशन मजबूत होते हैं, आपकी व्यवहारिक दिनचर्या में आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपकी बात करना, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप अपने एक इंडिविजुअल पहचान, एक अपनी आइडेंटिटी जो बनाते हो वो किसके दम पर बनाते हो? अपने किसी व्यवहार के दम पर बनाते हो। आपको सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं, क्यों जानते हैं? आपके किसी ऐसे कार्य की वजह से आपकी पहचान पूरे कॉलेज में है, आपकी पहचान पूरे समाज में है कि आपने ये महत्वपूर्ण किया। आपकी मदर है, आपके लिए बहुत अच्छा करती है, पूरा काम सुबह से लेकर शाम तक करती है, लेकिन समाज में उसे कुछ आने नहीं, बाकी औरतों से डिफरेंट उसने कुछ अलग किया, कुछ महत्वपूर्ण किया जो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते करना आवश्यक था। ये सब चीजें जब तक हमारे दिमाग में नहीं होती तब तक आपकी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पढ़ाई की वैल्यू वहां होगी यदि इस पढ़ाई के दम पर तुमने जो लक्ष्य तय किया था उसको आपने प्राप्त किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी आपको अपनी मानवता का, अपने इंसानियत का परिचय देना है। और तुम्हें आमतौर पर हम देखते हैं ट्रेंड होता है कि वो उपवास करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं। उपासना करना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उपासना किस चीज की करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, ये सब चीजें उसके दिमाग में जब तक होंगी उसके बाद उसको ध्येय मिलना चाहिए। हम यूं ही की पूजा ये करती है तो मेरे घर में भी मंदिर होना चाहिए, मैं भी पूजा करती हूँ, सुबह उठ करके ये मंदिर जाती है तो मुझे भी मंदिर जाना चाहिए, ये जाती है। और आमतौर पर लड़की ये देखने होता है, जो ये कर रही है वो मैं भी करती हूँ। आपको जो सबसे बड़ी बात मैं सिखाना चाहती हूँ कि अक्सर आपने इस कॉलेज में देखा होगा कि लड़कियों को चलना नहीं आता, ये भी मुझे सिखाना होता है। कैसे नहीं चलना आता है? आप सोचोगे आपको चलना कैसे चाहिए, आपको खड़े कैसे होना चाहिए, आपको खड़े होकर के किसी बात का जवाब कैसे देना होना चाहिए। आपको अगर मुझसे, मैंने आपसे कोई सवाल किया तो उस सवाल का जवाब यदि आपको नहीं आता है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। आपको बहुत सी चीजें होती है जो नहीं पता होती है तो आप अपनी गर्दन झुका लेती हैं, अपनी आंखें झुका लेती हैं और आप एक दोषी की भांति लूज हो जाती है। कोई आवश्यक नहीं है। हम अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, गलत बात सामने से हो रही है उसको भी फेस करने की आप में स्थिति होनी चाहिए, आप में इतना आत्मबल होना चाहिए कि सामने से गलत हो रहा है। अगर आपने किसी से आई कांटेक्ट किया, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको जवाब दिया था तो आपने नीचे देखना शुरू कर दिया, सबसे गलत चीज है, वहीं से अपनी गलती शुरू हो गई। आपने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, कोई इंसान 100% नहीं होता है, किसी को कोई ऐसे इंसान नहीं जिसको सब कुछ पता होता है। और ज्ञान को यदि हम देखें तो ज्ञान की इस अथाह भंडार में हमने -0% भी ज्ञान नहीं है। जितना तुम जानने की कोशिश करोगे उतना तुम्हें अपनी अज्ञानता का अनुभव होगा, लेकिन जानिए क्या,
मोटी बात यही है कि संदर्भ क्या है। हमें बहुत सी चीजें, नेट सबके, इंटरनेट सबके पास होता है, इंटरनेट ओपन करें, उसमें देखिए क्या जानने की चीजें, जरूरत किस बात की है। आप में से कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो सिलेबस के अलावा किताबें खरीदती हैं, किसी की जीवनी पढ़ना चाहती है, किसी के थॉट को जानना चाहती है और अपने जीवन में इस चीज को। हमें पता होता है ट्रेंड में अभी कौन सी ड्रेसें चल रही है, हमें पता होता है कि अभी ट्रेंड में कौन सी हेयर स्टाइल चल रहा है, और उसमें हमें कॉस्ट कोई मैटर नहीं करता। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तब भी हम जिद करके क्लासेस हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये जिद होनी चाहिए कि हमारे पास किताबें कितनी हैं और इन किताबों पे खर्चा कितना होता है, डजंट मैटर। लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है। बात को मैंने छोड़ दिया बीच में। सबसे पहले जो बात कहना चाहूंगी वो ये है कि बेटा हम सब लड़कियों को यहाँ से 90% जो लड़कियां यहाँ अध्ययन करती हैं उनको चलना नहीं आता। अब आप कहेंगे मैडम चलना कैसे नहीं आता? चलना तो सबको आता, नहीं आता चलना। चलने के लिए आप सबसे पहले अपनी सीट से उठते हैं, उठने के बाद आप पाँव घसीट कर चलते हैं। सुनिए आप कैसे चल रहे हो। चलने का मतलब होता है कि आप स्ट्रेट पाँव उठा रहे हैं और आपके पाँव इस तरह से नहीं रख करके आपके नाक के सीधे होने चाहिए। उस चलने में आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा। आप सीट से उठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी कभी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। बैठें तो स्ट्रेट बैठें, सामने वाले को प्रतीत होगा कि बच्चे को बैठना आता है। आप कैसे इंटर करते हैं आपको पता है। आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन पास कर लेंगे लेकिन इंटरव्यू में फेल करते हैं। इंटरव्यू में फेल कौन बच्चा होता है? वो बच्चा होता है जो इंटर करने के बाद जब तक जो इंटरव्यू लेने वाली टीम होती है उसके सामने जाकर के बैठने तक वो बहुत सारी आपकी 90% चीजें जज कर लेते हैं। आपको कितना ज्ञान है, आपने विषय का ज्ञान प्राप्त किया होगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जिसकी आपको किसी पद पर जाने के बाद काम करने की जरूरत होती है, वो यदि आप में नहीं है तो आपका थ्योरेटिकल ज्ञान जो है वो अधूरा है। क्योंकि जिन चीजों को आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा, जिनका परिचय आपने प्रैक्टिकली नहीं दिया, 5 मिनट में आपको जज कर लेते हैं और 5 मिनट आपसे क्वेश्चन करने के बाद आपने आंसर हो सकता है कि गलत दिया हो, लेकिन बात करने का ढंग जो है वो बता देते हैं कि आप उस पद के लायक हैं या नहीं। ऐसा आत्मविश्वास। मैं मानती हूँ कि आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी अपने जो है क्लासेस में टॉप पर बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान आपको है, अपने विषय का ज्ञान है, लेकिन विषय के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान कितना है। आपने अब तक कितने बच्चों की हेल्प की होगी, कितने बच्चों की चीजों को जाना होगा, कितने लोगों के प्रति आपके दिमाग में मानवीयता का भाव आया होगा, और आप यदि कल को चल करके बड़े इंसान बन गए, किसी अच्छे पद पर पहुंच गए, तो वहां जाने के बाद आपका मूल एम्बिशन क्या होगा और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए तो वो कार्य करोगे कैसे। इन तमाम बातों पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ आने के बाद उस टीचर को आप सबसे अच्छा टीचर मानते हो जो अपने विषय को फोकस करता है। निश्चित रूप से वो अच्छा है, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छा नहीं, वास्तव में आपको जिस चीज की मूल आवश्यकता थी उसको उसने पूरा किया, लेकिन कॉलेज एजुकेशन तब पूरी होती है जब आपको आपके विषय से संबंधित ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक चीजें जो आपके जीवन के हर एक पल काम आएंगी, वो चीजें जो आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, जिसके बलबूते पर किताबों के ज्ञान के अलावा अपना जीवन स्पेंड करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और वो चीजें आप यहाँ रेगुलर आती हैं और हम लोगों के तजुर्बे से सीखते हैं। निश्चित रूप से आपके सिलेबस के साथ 5 मिनट रोज टाइम मिलना चाहिए, रोज उस पर हम अपना उन चीजों को आपको बताएं कि हमने ये महसूस किया, हमारा अनुभव ये कहता है। जरूरी नहीं हमारा अनुभव आपके काम आए, लेकिन हमारे अनुभव की हुई बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दौर ऐसा आएगा जिसमें आपको काम आएंगे। और उस समय हो सकता है कि आपने पढ़ी हुई चीजें, जैसे मैं प्लेटो पढ़ाती हूँ, राजनीति विज्ञान पढ़ाती हूँ, राजनीति विज्ञान में हमारा प्लेटो पढ़ने के बाद हो सकता है कि 90% लड़कियां अपना करियर नहीं बना पाएंगी, लेकिन हम उनको जो महत्वपूर्ण बातें जीवन जीने के लिए बताते हैं वो हमेशा उनको काम आएंगे। इसलिए बेटा कॉलेज में जो व्यवहारिक चीजों की बातें होती हैं उनको आप सीखो। हमने जब आपके मोबाइल बैग में बच्चों की तलाशी ली तो मैंने ये पाया, और स्पेशली वो चीज मुझे पिंच की कि स्पेशली साइंस की लड़कियों के बैग में इतने बड़े बड़े जो है पैकेट्स हमें बढ़ते के मिले, इतने बड़े बड़े पैकेट्स हमें उनके दवाइयों के मिले। तो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझदार हो, एजुकेशन की इतनी शानदार फील्ड में आप काम करते हैं, इसके बावजूद आप ये सोचिए कि आपको ये नहीं पता कि बीमारियों का इलाज करने के लिए घरेलू उसके इतने घरेलू टिप्स हैं जिनके लिए हमें मोस्टली डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। छोटी छोटी चीजों पे बात करने की जरूरत है। सुबह उठ करके कितनी लड़कियां पानी पीती हैं? सब पानी पीते हो। क्यों पानी पीना चाहिए हमें पता है? पानी हमारी बॉडी में कितना काम करता है हम सबको पता है।
सब लड़कियां भरपूर अच्छे वाला रॉयल नाश्ता लेकर आती है कि नहीं आती है, टिफिन उसके बाद लेकर आती है कि नहीं आती है, कैंटीन से कितने कुरकुरे चिप्स ला करके जो है वो खरीदती है खाती है। इन सब चीजों का ध्यान हमें होना चाहिए। पैसे किसकी जेब में नहीं, सबकी जेब में है, लेकिन उस पैसे का हमें यूज कहाँ करना है ये महत्वपूर्ण है। मोटी बात ये बेटा, सबसे जरूरी चीज सब है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इस पे भी मैं चर्चा करूंगी कि सबसे जरूरी चीज ये जो टॉयलेट है जिसको हम सब लड़कियां यूज करती हैं, हम लेडीज, हमारे घर में बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन वॉशरूम होता है। यहाँ हम 6 घंटे रहते हैं, उन 6 घंटों में कम से कम 2 बार प्रत्येक लड़की उसको यूज करती है। किसी भी लड़की का ये धर्म नहीं बनता क्या कि जब वो वॉशरूम होकर के आती है उसको उसमें एक मग्गा पानी का डाल दो, उसमें एक पास में डस्टबिन रखा होता है उसी को हम यूज करें, बाकी अन्य जगहों पे यूज करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी आपके लोन में आप देख रहे हैं कि कैंटीन से लाए सामान के रैपर्स जो है वो वहां बिखरे पड़े होते हैं। वो इंटेंशनली करते हैं क्योंकि वो हमारे स्वभाव का संस्कार बन गया। हमने संस्कार ऐसा लिया कि उस संस्कार में हमने जानबूझ के ऐसा किया। हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वॉशरूम में आप होते हो आपको वहां कोई नहीं देख रहा होता है, इसलिए आपने उसमें एक मग्गा पानी का डालना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन यदि कोई बात आपके संस्कार में होती तो आप उसको साफ करके बाहर निकलते, और यदि आप साफ करके निकलते तो उम्मीद करोगे निश्चित रूप से आपको साफ मिलेगा। नेक्स्ट बार आप इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होती है वो आमतौर पर लेडीज को सबसे पहले होती है, और उन सब चीजों का ध्यान और स्पेशली साइंस के बच्चों से तो ये अपेक्षा करेंगे कि वो तो इन सब चीजों को स्पेशली समझते हैं। इसलिए मुझे एक सबको सामूहिक रूप से वो बात बतानी थी। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि ये नॉर्मल कॉमन चीजें हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते और हम ऐसे बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। आपके बैग में दवाइयों का क्या काम? इतनी छोटी सी उम्र है जिसमें आपने इतनी ज्यादा इम्यूनिटी होनी चाहिए कि आप दूर दूर तक कोई रोग जो है वो शिकारी नहीं बना सके। और इम्यूनिटी होने के लिए हमें अच्छे वाला खाना खाना चाहिए, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है कि एक स्टूडेंट होने के नाते आप में जो जरूरी बात है वो है आपका पॉजिटिव होना, सकारात्मक सोच। आप किसी सामने वाले के लिए यदि नकारात्मक सोच रखते हैं तो उसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि हमारे नकारात्मक विचार हमारे ऊपर नेगेटिव असर डालते हैं। मैंने देखा, मैंने संस्कृत यूनिवर्सिटी में काम किया है, वहां मैंने पहली बार एक चीज को पहली बार महसूस किया कि बहुत से लोग पहले किसी के चरण छूते थे तो मैं आपकी तरह थी, और इस तरह की बातों में मुझे दकियानुसी लगती थी। ऐसे लगते थे कि यार किसी से आप नमस्ते कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, लेकिन किसी के चरणों में झुकना क्या मतलब है इस चीज का। पहली बार मैंने वहां के एनवायरनमेंट में ये देखा कि संस्कृत वास्तव में महान विषय क्यों है, क्यों संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। वहां का एनवायरनमेंट इतना शुद्ध है कि जब वहां वेद पढ़ाए जाते हैं तो एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि आपको वहां से उठने का मन नहीं होता। और मैं कई बार वहां 5 बजे जाती थी, मेरे पास अपना खुद का व्हीकल होता था, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि मैं वेट करती थी कि वेद कब पढ़ाए जाएंगे, और वेद जब पढ़ाए जाते थे उस समय वहां का वातावरण इतना ज्यादा शुद्ध होता था कि वहां से आपका उठने का मन नहीं है। एकदम से ऐसे विचार आपके अंदर से आते जिन चीजों को मैंने कभी पहले फील नहीं किया था। आपकी उम्र में जब हम थे तो हम भी क्रांतिकारी हुआ करते थे, और इन सब चीजों में इनको दकियानुसी कहते थे, अंधविश्वास मानते थे कि यार क्या मतलब है बातों के पट बच्चे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है बेटा। जीवन इन सब चीजों के बहुत करीब है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ वातावरण पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है वहाँ सबका मन खुश रहता है। और अब आपके पास ये बैठी, आपके पास ये बैठी, और आपका इससे मन ठीक नहीं है, आपके इसके प्रति विचार ठीक नहीं है, तो पूरा एनवायरनमेंट दूषित हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव विचारधारा होनी चाहिए। हमारे आर्ट्स में एक बहुत बड़ा उसूल है बेटा कि हम जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, जो भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन के एंड में एक निष्कर्ष का कॉलम होता है, निचोड़ लिखिए निष्कर्ष लिखिए। और निष्कर्ष में टोटली यही बात होती है कि आपने जो भी ये पढ़ा, जो भी इसको आपने समझा, विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या कहा, डजंट मैटर। मैटर करता है कि इसको सब जानने के बाद, इन लोगों के विचारों को सोचने के बाद, समझने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, आपकी ओपिनियन क्या है इसमें। और वो जो निचोड़ है वो पूरे उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। 20 नंबर में से हम जो मार्क्स देते हैं उसी कंक्लूजन के आधार पर देते हैं कि बच्चे का निष्कर्ष क्या है, और निष्कर्ष यदि नेगेटिव है तो 100% उस बच्चे को, भले ही उसने सभी विद्वानों के रेफरेंस से अपना आंसर कंप्लीट किया हो, चाहे बुक में जो भी लिखा हो उसका पूरा उसका मेथड लिखा हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि पूरा जानने के बाद ये बच्चा अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच बना पाया कि नहीं बना पाया। भले ही कितनी भी खामियां क्यों ना हो, कोई भी चीज 100% गलत नहीं होती। हम निरंकुश तंत्र पढ़े, हम लोकतंत्र पढ़े, लेकिन लोकतंत्र बहुत अच्छा शासन है, लेकिन निरंकुश तंत्र के लिए सब कहेंगे कि उसमें तो तानाशाही होती है, कोई अच्छा शासन नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद भी उसमें इतनी अच्छाइयां हैं यदि हम देखें तो। और यदि निरंकुश तंत्र की अच्छाइयों को लोकतंत्र में शामिल कर लिया जाए तो लोकतंत्र में 4 साल लग जाएंगे। पूरी तरह से मैं गलत नहीं हूँ, आप किसी चोर को ये कह दोगे कि यार ये तो खराब आदमी है, सबकी भावनाएं समाज में ऐसी बनी होती है कि चोर आदमी है इसका मतलब खराब आदमी है, लेकिन चोर आदमी भी 100% गलत नहीं है और एक महापुरुष है वो भी 100% सही नहीं है। अच्छाई और बुराइयों का मेल है हम सब। बुरा हम उसको कह देते हैं जिसमें बुराइयों का पाठ ज्यादा होता है, अच्छा हम उसको कह देते हैं जिसमें अच्छाइयों का पाठ ज्यादा होता है, लेकिन एक संपूर्ण जो हस्ती बनती है वो अच्छाई और बुराइयों दोनों को मिलाकर के बनती है। जब तक आप बुराइयां नहीं जानेंगे तब तक आप अच्छाइयों की कदर नहीं करेंगे। इसलिए बुराइयों से भी आपका वास्ता पढ़ना चाहिए, गलत चीजों से भी आपका वास्ता पढ़ना चाहिए ताकि अच्छी चीजों की वैल्यू बने आपके जीवन में। यदि झूठ नहीं होता तो सत्य की पहचान कैसे करते, सत्य को अच्छा कैसे मानते? बेटा मोटी बात यही है कि यहाँ रहते रहते मेरी, आपको ये सोचो कि मेरी एक शुरू से आदत है कि यहाँ जैसे ही लड़कियां मेरी साइड से गुजरती हैं तो मेरी नजर उनके पाँव पे होती है, मैं उनकी शक्लें नहीं देखती हूँ। हमेशा से हो सकता है मेरी ये नाकाम कोशिश रहे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश से मैंने हो सकता है कि यहाँ से 100 लड़कियों को यदि सुधारा है, इस मामले में उनका ध्यान आकर्षित किया है, तो मैं अपनी सफलता समझूंगी कि मैंने कम से कम इस लड़की को इस जीवन में चलना सिखा दिया। यहाँ आकर के ये नौकरी करेगी नहीं करेगी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम जीवन में चलना सीख लिया इसने, और याद करेगी मन ही मन, कहेगी नहीं लेकिन याद करेगी कि रामकुमारी कॉलेज में एक मैडम थी जिसने मुझे कैसे चलना सिखाया। अपने मन में जरूर इस चीज को रियलाइज करेगी। तो बेटा चलना, उठना, बोलना, बैठना ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप यहाँ जाकर के अपनी मम्मी की तरह खाना बना देंगी सुबह का, सबके कपड़े धो देंगी, घर साफ कर देंगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। रामकुमारी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप जहाँ जिस समाज में जाएं वहाँ इस तरह का एनवायरनमेंट कायम करेगी और अलग ही आपकी एक पहचान बने आपके कार्यों के बाद। किसी व्यक्ति की शक्ति क्या है, उसके कार्य है। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जो आपको पावरफुल बनाए, आपकी एक अलग पहचान समाज में बनाए। हम वही ट्रेंड वाली महिलाएं नहीं बनेंगे जो महिलाएं आमतौर पर होती हैं, क्योंकि आज भी आप ये देख रहे हैं बेटा कि 33% आरक्षण के लिए राजनीति में लगातार हमारा भारत में स्त्रियों का संघर्ष जारी है। इसके बावजूद भी हमारे संसद में उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, और अधिकार मिल जाने के बाद भी वो कितना प्रैक्टिकल हो पाता है। आपको पता है गांव में महिला सरपंच होती है, महिला सरपंच होने के बावजूद भी क्या वो अपने अधिकारों का उपयोग करती है? क्या उन्हें पता होता है कि वास्तव में एक सरपंच के क्या कार्य है? उसको खुद को करनी चाहिए। सरपंच पति होता है, नाम महिला होता है, रिजर्वेशन का फायदा मिल गया। एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो रिजर्वेशन है ये कितना सही मानती है? रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात ये नहीं होना चाहिए। जब रिजर्वेशन की परंपरा शुरू हुई थी, जब ये ट्रेंड हुआ था शुरू, तब वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि देश के सभी लोग समान नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे थे जो आर्थिक स्थिति से बहुत ऊपर थे, सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत कुरीतियों में, अंधविश्वासों में, आडंबरों में उलझे हुए थे। उस समय समाज की स्थिति को सम करने के लिए और बैकवर्ड को जो है बराबर लाने के लिए आवश्यकता थी कि उनको स्पेशल कोटे में रखा जाए, क्योंकि गधे और घोड़े की रेस करवाओगे, एक सामान्य पर्सन की एक लंगड़े आदमी से रेस करवाओगे तो वो कभी भी जो उसको जीतने नहीं देगा। इसलिए उनको बराबर लाने के लिए एक नाकाम कोशिश की गई थी, जिसमें जरूरत थी कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन आज आपको पता है रिजर्वेशन के आधार पे बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो आपसे बहुत आगे निकल रही है, योग्यता के आधार से नहीं, रिजर्वेशन के आधार पे। और ये असमानता समानता में लागू होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें हमें कानून बनाने की आवश्यकता है। आप ये सोचिए कि आज राजनीति में सबसे गंदी चीज क्या है? दल बदल की नीति है। सबसे बड़ी गंदी नीति जो है वो दल बदल की नीति है, जिसके कारण मैं आपसे सपोर्ट हासिल करती हूँ अपनी पार्टी के नाम, और वहां जाकर के यदि मेरी पार्टी जो है सरकार नहीं बना पा रही है तो मैं अपने निजी स्वार्थ के आधार पे दल को बदल लेती हूँ। कितने लोगों के साथ मैंने विश्वासघात किया, मैं स्वयं अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में इस तरह से हावी कर दिया मैंने अपने आप को कि मैंने इस तमाम लोगों के हितों को कुठाराघात कर दिया। इस तरह की नीति, इस तरह की बातें कौन उठाएगा? हम सजग नागरिक उठाएंगे। आप युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य, और आप में यदि ऐसी बातें, ऐसी सोच, ऐसी समझ नहीं है तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आगे चल करके इस देश का भविष्य फिर अंधकार में है। और स्पेशली ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम स्त्रियों पर, हम महिलाओं पर, क्योंकि हमारी स्थिति आज आजादी के बाद भी, हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आज भी हमारी स्थिति रिजर्वेशन के बाद भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम आज वो काम अभी भी हासिल नहीं कर पाए जो हमें कर लेना चाहिए। आप सोचिए, मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ, सब अपने घर में देखते हैं, विरोध की बात नहीं कर रही, क्रांति लाने की बात नहीं कर रहे, जनरल बात है जिसपे हमें विचार करना है, अमल करना है, प्रैक्टिकल बात है।
एक महिला सर्विस करती है घर में और एक पुरुष भी सर्विस करता है घर में, ठीक है। जिस घर में पुरुष सर्विस करता है वहां पर सारे काम और जो है उसके कपड़े धोना, उसके लिए नाश्ता खाना तैयार करना, घर की सफाई करना, सब काम आते ही जैसे ही साहब आते हैं आते ही उनके लिए चाय बनाना, उनके गर्म खाना, सब चीजें होती ही होती। ये जनरल बात है, एक आम बात है, होनी भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होनी चाहिए। जबकि ठीक इसके विपरीत उनका आदमी घर में रहता है, औरत नौकरी करती है, तो क्या उसका पति उसके लिए सब करेगा? करता है क्या? क्यों नहीं करता? इसके पीछे क्या कारण होती है? क्या वो स्पेशल? क्या उसको गृहस्थी की जरूरत नहीं? क्या वो जिम्मेदारी जो उसको करनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी को बराबर जो निभा रही है, तो फिर बराबर उसको वो काम व्यवस्थित करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मन से बताओ, करने चाहिए करने चाहिए ना, लेकिन नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते? किस वजह से नहीं करते? किस बात का दबाव है? हम क्यों इस चीज के आगे झुक जाते हैं? क्यों इस चीज का रियलाइज नहीं कर पाते? लड़कियां शादी करने के बाद मांग भरती हैं, कान छिड़वाती हैं, नाक छिड़वाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, तो उसको भी नहीं पहनना, उसको नहीं चाहिए क्या प्रभाव? कभी इन चीजों पे विचार किया? क्यों इस ट्रेंड को ढूंढ रहे हैं हम? कहाँ आवश्यकता है? बिंदी पहचान है आपकी सुभाग की, तो उनको कभी उस पहचान की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सब चीजें क्या है? ये घोंसले हैं जिनको हम ढो रहे हैं बिना कारण, अज्ञानता के कारण। एक अलग सा विश्वास, एक अलग सी नीति है। हाँ, ये है कि स्त्री का जो शारीरिक गठन होता है वो इस तरह का बना होता है कि वो जितने श्रृंगार करे होती है वो सुंदर दिखती है, उसपे शोभा देते हैं, सजती है, वो चीजें सुंदर लगती है। सुंदर दिखने के लिए आप ये करते हो, आपका मन करता है, आपको करना चाहिए। लेकिन इस चीज की यदि जीवन में बाधा बन जाए तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये करना ही चाहिए, क्योंकि तू इस घर की बहू है, तुझे ये काम करना ही है क्योंकि तू औरत है। इस नाते यदि इन चीजों को हम सहते गए, हम इनको ढोते गए, तो इनका कभी अंत नहीं होगा। और एक दिन एक पीढ़ी ऐसी आएगी जो इन चीजों का अंत करेगी। जिसने शुरुआत की उसको दोहराएगा, लेकिन शुरुआत करने के बाद एक ट्रेंड बन जाएगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। मैं घूंघट नहीं करती, मैं सबसे बात करती हूँ, मैं सर पे पल्लू भी नहीं रखती, मैं चूड़ियां भी नहीं पहनती, मैं गले में भी नहीं पहनती, मैं कभी उपवास भी नहीं करती। उपवास करने का मतलब ये होता है कि करवा चौथ का व्रत क्यों करो? आपको उपवास करना, आज आपका खाने का मूड नहीं है, आपने रोज रोज खाया, खूब सारे ठूस के खाया, एसिडिटी हो रही है, ठीक है, आपने खाली पेट रखा अपने पेट को, क्या दिक्कत है? लेकिन एक मान्यता के तहत कि आपके पति की लंबी आयु के लिए आपको व्रत करना है, क्यों भाई? ये चीजें हैं जो आप में वास्तविक सहजता का भाव भरेंगे। एक प्रैक्टिकल चीजें, दोनों यदि उपवास करने की सोचते हैं कि आप दोनों आज खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, घर में आज सभी ने तय कर लिया कि आज खाना नहीं बनेगा, आज नहीं खाएंगे, बात करो, कोई बात नहीं, ये साइंटिफिक है, बहुत बढ़िया है कि उपवास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि रोज रोज ठूस ठूस के खाओ, निश्चित रूप से आपको महीने में कम से कम 20 दिन में एक दिन 24 घंटा 24 आवर्स आपको जो है खाली पेट रहना चाहिए। आप में डबल एनर्जी आएगी, आप में जो लेजीपन है वो कम हो जाएगा, आपकी बॉडी को भी कभी कभी रिलैक्स चाहिए आपको मिलेगा, जिससे आप लिक्विड लें, खूब सारे लिक्विड लें, ताकि आपको मोटी मोटी गोलियां नहीं खानी पड़े। छोटी छोटी चीजें हैं। हमें यदि जुकाम लगता है तो आमतौर पर लड़कियां जो है अपसेट हो जाती हैं। आप सोचिए कि दीपावली की छुट्टियों के बाद से हमने एक भी छुट्टी नहीं ली, इस पूरे सत्र में मैंने एक छुट्टी ली। इसका कारण क्या है? बीमार भी होती हूँ, बीमार हम सब होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि बीमार होने के बाद हम प्रिकॉशन क्या लेते हैं, हम अपना उपाय अपनी बीमारी को ठीक कैसे करते हैं। सारे के सारे उपाय हमारे घर में भरे पड़े हैं, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है, हमें तो डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर इतना सारा गट्ठर बांध के आपको दवाई देगा, आपसे मोटी रकम वसूलेगा, तब जाकर के हमें आराम मिलेगा। और उन बीमारी, उन दवाइयों से आपको एक बीमारी ठीक होगी तो 4 बीमारियां और पैदा होंगी, फिर आप पूरे जीवन में, हाँ, कुछ असाध्य रोग ऐसे हैं जिनके कारण हमें जो है डॉक्टर का सहारा भी लेना पड़ता है, उसके पास जाना होता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए, कैल्शियम की कमी, हम औरतों में निश्चित रूप से, लड़कियों में इस चीज को देखा जाता है कि पीरियड्स की वजह से उनको कैल्शियम की कमी होती है, और निश्चित रूप से उनको कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध भरपूर रूप से लेना चाहिए। हमें निश्चित रूप से कम 2 गिलास, आधा लीटर दूध तो 100% लेना ही चाहिए। लेकिन लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो अपने शरीर को इसलिए बीमार कर लेती है कि उनको बहुत सारी चीजें बार-बार लेते हैं, भाव ही नहीं। ये जो भाव है कि मेरे को तो भाव ही नहीं, तो ये जो चीजें हैं ये भावे को नहीं, इसको छोड़ दो। जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उनको हमें करना है, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो हमें रहने में हो, चाहे हमारे को लाइफ स्टाइल में चीजें हो, उनको बिना मतलब स्वीकार मत करो। कोई आपके थोपे ऐसा काम मत करो। आपका मन क्या कह रहा है, आपके लिए क्या सही है, हो सकता है कि सारी बातें आप नहीं सोच पाती हैं, सब चीजों को आप अभी नहीं समझ पा रही हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो हम जैसे लोगों का अनुभव, अपने माँ बाप का अनुभव जरूर है,
अपनी सोच, अपनी समझ, और हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पढ़े लिखे इंसान के लिए, इतने तो कॉलेज में आते हो, इतने तो तुम समझदार हो कि आपके घर में कोई भीख मांगने आता है तो उसको भीख के रूप में पैसे नहीं दो, उसको भीख के रूप में खाना। सबसे जरूरी चीज है उसका पेट भरो, सबसे ज्यादा उसकी नीड जो है उस समय उसका खाना है। क्योंकि पैसे से हो सकता है वो अपने परिवार के पास पैसे नहीं है। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी समाज में क्या चल रही है गाँव में, ड्रिंक की। वो पैसे इकट्ठे करेगा, शाम को हो जाए उसका सबसे पहले ड्रिंक करेगा। इसलिए यदि आपको किसी की हेल्प करनी है तो हम करोड़पति नहीं है, हम इतने पैसे वाले नहीं है कि हम अनाप शनाप किसी रूप में सेवा कर दें। हमारे पास सेवा का आधार है मानवता, और हमारी मूल भावना ये होनी चाहिए कि जहां तक हो सके आपको भूखा दिखे तो 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीद के। लेकिन इतना यदि हम करते हैं तो इसका मतलब हमने कहीं से कोई अच्छी चीज की शुरुआत तो की, हमें कहीं से अपने आप को हम जवाब दे सकते हैं कि हमने इंसानियत के नाते, मानवता के नाते ये एक अच्छा काम किया। किसी को इग्नोर करना बेटा, हम अपने फैशन पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। एक अभी लेटेस्ट पेंट चली है, जींस चली है, ऐसी जो लेटेस्ट चली है, लेटेस्ट के दाम ज्यादा लगते हैं, हम उस समय नहीं देखते हैं। लेकिन एक लेटेस्ट किताब अभी कौन सी प्रकाशित हुई है जिसको हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी है। इतने इतने जो है उसके लोग जो उसको बहुत शानदार वाली बुक निकली है, लेकिन उसका पहली बात हमें पता ही नहीं होता है कि किताब कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक अभी लेटेस्ट जो एक विद्यार्थी जीवन में पढ़नी चाहिए वो अभी चली है जिसको हमें खरीद लेना चाहिए। और उसके जब दाम बोले जाते हैं तो दाम हमारे पास उसके लिए नहीं होते। ये आमतौर पर ट्रेंड है, विद्यार्थियों का घर जो है वो किताबों से भरा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है विद्यार्थी की। विद्यार्थी के घर में यदि किताबें नहीं है तो वो घर घर नहीं है, वो विद्यार्थी का घर तो कहना ही नहीं सकता। हमारे प्लेटो जो थे वो अरस्तु से इसलिए प्रभावित हुए थे कि उनके घर में इतनी किताबें थी कि जब उनके गुरु उनके घर जाते थे तो उनके वो जो है उनके जो है लाइब्रेरी जैसा लगता था, तो उससे बाहर निकलने का उनका मन ही नहीं होता था। और वो बिना कारण विचारों में बहुत ज्यादा विरोधाभास था, लेकिन फिर भी उससे क्यों कायल हो गए, क्यों उससे इम्प्रेस्ड हो गए, क्योंकि वो पढ़ाई करते थे, वो किताबें पढ़ते थे, जानने की कोशिश करते थे। जितनी किताबें पढ़ो, एक बार और कहूंगी, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बेटा आमतौर पर हम सब में ये देखने को मिलता है कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं, आर्ट्स के जो स्टाफ हैं, वो साइंस के बच्चों को अपना नहीं समझते, और साइंस के बच्चे और साइंस का स्टाफ है वो आर्ट्स के लोगों को अपना नहीं समझते। अर्थात कई बार मैंने ऐसे देखा कि टीचर्स डे पे मैंने हालांकि ऑब्जेक्शन भी इस बात का किया था कि टीचर्स डे पे बच्चे, साइंस वाले बच्चे जो हैं वो साइंस वाले स्टाफ का और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले स्टाफ का जो है वो सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं बेटा, उनसे सबने आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आप तो हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत हो, क्योंकि आप में यदि सीखने की गलत नहीं होगी तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, हम अपने आप को एकदम ढिला स्रोत बना लेंगे। लेकिन यदि आप एक्टिव हैं, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें भी आपके लिए रेडी कराना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को अपडेट रखना होगा। इसलिए आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। हम आपको नहीं सिखा रहे, उससे कहीं आप हमें सिखा रहे हो। आप गलतियां करते हो तो हम उससे सीखते हैं कि हाँ यार ये गलतियां करती है, हम आपको कहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर हम भी इसमें सुधार करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। टीचर सबके होते हैं, सीनियरिटी सबसे बड़ा लिहाज होता है, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अनुभव के आगे सारी दुनिया फैली है। जो आपके घर में 60 साल के 70 साल के दादाजी हैं, वो आपको जो बात अपने तजुर्बे के आधार पर सिखा सकते हैं, वो कोई दुनिया का मास्टर नहीं सिखा सकता। ये मानकर चलो, आज के समय में तो ट्रेंड हो गया कि घर में बूढ़ों के लिए कमरा ही नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं। वो तो जो है घर में जो है एक तरह से आपका जो रेपुटेशन, आपका जो स्टेटस है उसमें बड़ी बात बनता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चों को बदलना है, क्योंकि ये उम्र जो है आज अपने मदर फादर की आएगी और कल को अपनी भी आएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो हमारे सामने, लेकिन 20 साल पहले मेरे फादर की फादर की डेथ हुई थी। 20 साल पहले, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद है जब मैं जी रही थी। लेकिन उन्होंने जब ये कहा था कि आज मेरे फादर की डेथ हो गई, वो बहुत रोई थी, और पूरे 20 साल निकले कि फादर की डेथ अभी जस्ट हुई। तो मुझे एकदम से वो चीजें याद हुई कि यार हो सकता है कि आज मेरे फादर की डेथ हुई, वही 20 साल बाद मेरा नंबर आ जाएगा। जीवन है कितना सा, बहुत थोड़ा सा जीवन है। इस थोड़े से जीवन में 1 मिनट के लिए सोचो कि हम कहाँ हैं, क्यों हम क्या करेंगे और क्या करके जाएंगे। इतनी सी चीजों पे यदि विचार करोगे तो ये जो किताबी ज्ञान है उससे थोड़ा बाहर निकलोगे, थोड़ा सा अपने आप को इंसान होने के नाते एक जिम्मेदारी समझोगे अपने आप को कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, सिलेबस बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य चीजें हैं सबसे जरूरी है, उनको पूरा करना है। माँ बाप के मिशन, अपनी सोच, अपना लक्ष्य वो तो पूरा करना ही करना है। इसके साथ समाज के विजन क्या, समाज की दिशा कैसे बदलनी है जो एक दिशा में जाए जा रहा है।
आज हम महिलाओं की स्थिति आज से 100 साल पहले जो थी उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 10% महिलाओं को छोड़कर के 90% महिलाएं आज वही जीवन जी रही हैं जो आज से 50 साल पहले महिलाएं जीती थी। उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और उससे बाहर निकालने के लिए कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई भगवान आकर के नहीं कहेगा कि आपको अब इसके बदलनी है और इस तरह से बदलनी है। उसके लिए हम ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए मरना हमको पड़ता है। इसलिए किसी भी नई चीज की, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत यदि आप करते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि शुरुआत मैं करूँ, इस बुराई को सबसे पहले मैं तोड़ूंगी। हमारे गांव में भी ये ट्रेंड था कि महिलाएं लंबा लंबा घूंघट निकालती हैं, अपने बड़े से बात करने में जो है गलत मानती हैं कि ये तो ससुर हैं, ये तो जेठ हैं, इनसे कैसी बात। तो इस चीज को एक आदमी ने, जब मैंने सबसे पहले आज से 17 साल पहले शुरुआत की कि मेरे फादर ने मुझे ये संस्कार दिए थे कि ये जो चीजें हैं जो औरतें ढूंढती आ रही हैं, आपको मैंने एजुकेशन दिया, उस समय मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया था, तो वहाँ से हमने भी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीखी थी और पहले से तैयार किया था कि ये सब चीजें। इस चीज के साथ एक चीज मुझे और याद आ रही है जो अभी जस्ट इसके बाद आऊंगी। पापा ने जो बात कही थी फादर ने, कि एक बात ये सिखाई थी कि जीवन में ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता, जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका बैठ करके यदि हम सोल्यूशन निकालना चाहें, बैठ करके यदि हम उसका वास्तव में हल निकालना चाहें तो उसका हल नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम ताजीवन होते जाते हैं, उस झगड़े को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, उसका कभी अंत नहीं करते। यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि झगड़ा बंद होना चाहिए, झगड़े का एंड होना चाहिए, तो निश्चित रूप से बैठ करके किसी भी बात का हल निकाला जा सकता है। हम निश्चित रूप से उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। बात से बड़ा कोई हल हो ही नहीं सकता दुनिया में। एक बात जो और महत्वपूर्ण आपको मैं कहना चाहिए, मेरे दिमाग से निकलती है बात, क्या बात थी, सबसे जरूरी चीज थी। बहुत सी बातें हैं बेटा, मोटी बात यही है कि यहाँ आते हो किताबों का ज्ञान प्राप्त करो। आप उस चीज को ये भी कहेंगे कि वास्तव में